चले भाई, तो हमारे पास लास्ट जो हमने पॉइंट कंप्लीट किया वो था इम्प्लाइड कंडीशंस। और इम्प्लाइड कंडीशंस के अंदर हमने एक चीज यहाँ पे ये देखी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हर बार मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी हो या ना लिखी हो। नाम बताइए भाई कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस के। क्या नाम है? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी और होलसमनेस। ठीक है, चलिए ये सारे इम्प्लाइड कंडीशन के साथ साथ अब हमको वो कह रहा है कि ऐसे ही जैसे हमें इम्प्लाइड कंडीशंस मिलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमें इम्प्लाइड वारंटीज भी मिलती हैं। ठीक है, यानी कि इन वारंटीज को लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने आप मिलेंगी। और क्या क्या इम्प्लाइड वारंटीज है हमारे पास वो देखिए। इम्प्लाइड वारंटीज में हमारे पास जो पहली आ रही, हाँ ये बात अलग है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में अगर इनको लिखकर मना किया है तो फिर ये जा सकती हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये सारी इम्प्लाइड वारंटी मिलेंगी। पहली इम्प्लाइड वारंटी देखिए, द बायर मस्ट गेट क्वाइट पोजीशन। ठीक है, ये जो क्वाइट पोजीशन वर्ड है इसको थोड़ा समझे, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि ये आपकी चीज को आपको पूरा एंजॉय करने का राइट है जो आपने खरीदी। कोई भी बंदा उसके अंदर इंटरफेयर करता है या कोई भी आपको परेशान करता है तो वो आपके पोजीशन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है, अगर वो ऐसा करता पाया गया और आप अपने पोजीशन को यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके खिलाफ कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, बट डैमेज क्लेम का राइट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो देखिए। क्वाइट पोजीशन कैसे मिलता है, द बायर शेल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी कि ये वर्ड आ गया हमारा एंजॉय। वो अपनी चीज का पूरा एंजॉय करे, उसने चीज जो ली है उसको चलाना चाहता है, नहीं चलाना चाहता है, घर में रखना चाहता है, उसकी मर्जी। ठीक है, अब कैसे होगा, एक्स हैज गिवन हिज कार, लेकिन अब ये जो एग्जांपल आ रहा है उसको देखते हुए आप इसको समझेगा कि कहां से हम उस पोजीशन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक्स हैज गिवन हिज कार ऑन हायर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी कि किराए पे आपने अपनी कार किसी को 1 महीने के लिए किराए पे दे दी, तो भैया हो गया ना उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो गई किराए पे। ठीक है, और इसी बीच में इस एक्स ने क्या किया, एक्स ने ये कार सोल्ड कर दी जेड को। इधर तो कार उसने किराए पे दे रखी है और इस बीच में कोई जेड आया, उसके बाद अच्छा ऑफर लेके आया होगा तो उसने वो कार उसको सेल कर दी। ठीक है, तो विदाउट डिस्क्लोजिंग, लेकिन जेड को ये नहीं बताया टू हिम दैट वाई वॉज एंटाइटल टू यूज कार ऑन अकाउंट ऑफ हायर एग्रीमेंट, कि अभी वाई इस कार को यूज कर रहा है हायर एग्रीमेंट में, यानी कि रेंट के एग्रीमेंट में। यहां तक बात क्लियर। जेड को पता नहीं है कि गाड़ी किराए पे गई हुई है और उसने जेड को गाड़ी बेच दी। ठीक है, तो अब ये जो जेड है ना वो क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है कार फ्रॉम वाई। मतलब जेड गया वाई के पास, उन्होंने कहा जी सर मेरी कार है, आप कैसे यूज कर रहे हो, मैंने खरीद ली है, लाइए मुझे दीजिए। तो रेंट से तो हम पढ़ के आए, रेंट से परचेस का राइट सुपीरियर होता है, तो वो तो लेके आएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में किसके साथ गलत हो गया, वाई के साथ, क्योंकि वाई को पूरा 1 महीने एंजॉय करने का पूरा राइट था। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के में एक कंडीशन, एक वारंटी साथ में आई है कि जब मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करनी है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मुझे डैमेज क्लेम करने का राइट नहीं दोगे आप। ये वाई का कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूटा, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं थी कहीं कॉन्ट्रैक्ट में। आपको ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में आके कोई खत्म कर रहा है और आपको देना पड़ रहा है क्योंकि वो जेड है, भैया जेड तो ओनर है, अब उसको तो चीज देनी पड़ेगी, तो आप कोर्ट में आके बोलोगे सर इस जितने दिन मैंने ये चीज यूज नहीं कर पाया उसका डैमेज मुझे किससे दिलाओ, इस एक्स से दिलाओ, इसने मेरे होते हुए ये कार क्यों बेच दी 1 महीने के बीच में। तो आपने अब इसमें जो वर्ड था उसको कनेक्ट करो, आप क्या बोलोगे कोर्ट में कि सर मैं अपने पूरे पोजीशन का एंजॉयमेंट नहीं कर पाया, तो इसके बदले में मुझे क्वाइट पोजीशन की वारंटी दो और वारंटी के बदले में मुझे डैमेज क्लेम का राइट मिले। ठीक है, तो यहां पे आप डैमेज क्लेम कर पाओगे, वाई पोजीशन इज डिस्टर्ब और इसलिए वो डैमेज क्लेम करेगा। ठीक है, तो पहली वारंटी मिल गई आपको, और वारंटी में हमें पता है हम हर बार डैमेज ही क्लेम करेंगे। और वारंटी यहाँ पे इस बात की है कि आपकी चीज आप इंजॉय करें, इस बात के लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन वो पूरा एंजॉयमेंट आपको नहीं मिला, इसलिए आप डैमेज क्लेम करोगे। दूसरा जो हमारी वारंटी है, दूसरी वारंटी में देखो ये क्या कह रहा है, यहां पे एक वर्ड है फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस को इजी कर दूं आपके लिए, इसको आप चार्ज, मॉर्गेज, गिरवी, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि
प्रॉपर्टी पे भार, भार मतलब कुछ रखा हुआ, और रखा हुआ मतलब कहीं पे गिरवी रखी हुई है, किसी के चार्ज पे रखी हुई है। तो बताइए अगर ऐसा हो इंडिया में, मैं इसको एग्जांपल बना देता हूं। कल को मान लीजिए इस ए ने एक प्रॉपर्टी सेल करी बी को, तो बी तो भैया क्या मान के ले रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो इसे पूरा सेल करने का राइट होगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी तो उसी की थी, लेकिन इसने इस प्रॉपर्टी पे किसी एक्स से लोन लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो किसके पास गिरवी पड़ी है, एक्स के पास। आपका तो लोन चल रहा है और आपने थोड़े से फेक डॉक्यूमेंट बनाकर ये बी को सेल कर दी, ठीक है। तो बी को तो जब वो प्रॉपर्टी हाथ में आएगी, तो मान लीजिए एक्स या बैंक वाला, ये बैंक ही मान लो जी, ये बैंक है, ये बैंक वाले आए बी के पास, उन्होंने कहा सर ये प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते, तो हमारा लोन चल रहा है। तो बी को कब पता पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। तो बताइए फंसेगा तो बी भी, क्योंकि बैंक तो अपना लोन चुकाने के लिए प्रॉपर्टी को पहले अपने हाथ में सीज करेगा, आप बी को यूज ही नहीं करने देगा वो प्रॉपर्टी। तो इस पूरे प्रोसेस में दिक्कत सबसे ज्यादा किसको हुई, बी को। हाँ, प्रॉपर्टी बी की ही रहेगी क्योंकि वो सेल हो चुकी है और गुड फेथ में सेल हुई है, तो हम पढ़ा है गुड फेथ प्रिवेल कर रहा है। लेकिन इस पूरे चक्कर से निकलने के लिए प्रॉब्लम तो बी को भी हो रही है। तो बी किस पे डैमेज क्लेम करे, ए पे, कि सर आपने गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी मुझे कैसे बेच दी। जबकि ये बाय डिफॉल्ट एक वारंटी होती है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो पहले आप उसका लोन फ्री करके फिर मुझे बेचें। तो मैं तो यही मान के बैठा हूं कि आपने लोन फ्री कर लिया है, लेकिन आपका लोन फ्री नहीं हुआ है। इसके बदले में मुझे इस प्रोसेस से निकलने के लिए जितना पैसा लगेगा वो आप मुझे देंगे। तो मैं आप पे डैमेज क्लेम करता हूं इनकम्बरेंस का, ठीक है। तो वो इनकम्बरेंस का डैमेज क्लेम कर रहा है। तो देखिए मस्ट बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, ठीक है। अब पढ़ते हैं, इंप्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। आगे वर्ड चार्ज, ना तो उस पर कोई चार्ज होना चाहिए, ना ही इनकम्बरेंस होना चाहिए इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। ऐसा ना हो कि पहले से किसी थर्ड पार्टी के फेवर में उसको आपने चार्ज पे रख रखा हो। और ये बात आपने किसको डिक्लेयर नहीं की, नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू द बायर को। अगर ये पता होता तो वो क्यों खरीदता, ठीक है। Before or at the time when the contract made, the effect of this clause is that if the buyer pay off the charges of encumbrance, तो अगर अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में बायर, याद करिए वो पेमेंट मेड फॉर अनदर पर्सन वाला पॉइंट आ गया, मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी बचानी है, तो मैंने बैंक से बोला, उन्हें कहा कितना है लोन, लो जी मैं चुका देता हूं। और तुम क्यों चुकाओ, किसको चुकाना था ये तो बैंक तो कहेगा लाओ जी हमारे पैसे दे दो। तो फिर अब मैं डैमेज क्लेम करूंगा ए के ऊपर, और यहाँ पे मेरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा है, ठीक है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, वारंटी भी मिल गई, तो दोनों तरफ से मुझे राइट मिल गया कॉन्ट्रैक्ट पे केस करने का, ठीक है। तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी फ्रॉम द सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको एक और वारंटी मिल गई कि आप अपनी प्रॉपर्टी रखें बट डैमेज आप क्लेम कर लें उस सेलर से। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे वाइफरकेट कर रहा हूं क्योंकि ये चीज कभी कभी कंफ्यूज करती है बच्चों को। यहाँ पे वारंटी फॉर क्वालिटी, और अभी हम पढ़ के आए कंडीशन फॉर फिटनेस एंड क्वालिटी। तो कभी कभी बच्चा यार इस क्वालिटी को वारंटी में लूं या इस क्वालिटी को वहां कंडीशन में, ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको बिल्कुल अपना ध्यान उस केस स्टडी के वर्ड्स पे लगाना कि वो कौन से एरिया में आपको ले जा रहा है। दोनों में क्वालिटी वर्ड आ रहा है, लेकिन आप बताइए अगर वर्ड आता है स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई किया, अगर वर्ड आता है वो ऐसा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करता था, मैंने पर्पस बताया, तो इसका मतलब साफ वो किधर ले जा रहा है, कंडीशन की तरफ, इंप्लाइड कंडीशन की तरफ ले जा रहा है। लेकिन अब पढ़ते हैं कि इसमें कौन से वर्ड आने चाहिए। अगर हमें वारंटी फॉर क्वालिटी चाहिए तो कौन से वर्ड हो जिससे हमें पता लगेगा कि ये क्वालिटी की वारंटी मिल रही है यहाँ पे। और उसके लिए वर्ड है यहाँ पे यूज बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। और ये यूजर्स ऑफ ट्रेड अगर आपके लिए नया वर्ड है तो मैं इसको इजी कर देता हूं, जो चला आ रहा है, यूजेस ऑफ ट्रेड, यानी कि उस बिजनेस में ऐसा होता रहता है, और उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कस्टम, यानी कि एक कस्टम बन गया है। पिछले 10 साल 20 साल आप बताइए, आप क्या बोलते हैं, पिछले 50 साल से कोई चीज होती आ रही है तो ये होती है भाई, ये होती है, तो ये क्या बन गया, यूजेस, यानी कि कस्टम कैसा ही होगा, तो 50 साल से होगा तो आज भी होगा, ठीक है। तो कोर्ट भी इस बात को मानता है, कोर्ट भी कस्टम्स को कभी रिजेक्ट नहीं करता। कोर्ट कहता है अगर, हाँ भाई कोर्ट कहता है हम तो कब से आए, मतलब खुद कोर्ट का आप पॉइंट बोला, हम यहाँ पे इंडिया में कब से आए, 1947 के बाद।
हमारा तो लॉ पूरा तैयार होके इंडियन जो सिस्टम बना वो तो 1947 1949 के बाद बना, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के रहने के कस्टम तो 500 साल पुराने हैं। हिंदुइज्म तो 2000 5000 साल पुराना है, मोहम्मडनिज्म तो 500 साल पुराना है, तो मैं उनको कैसे चेंज कर सकता हूं? यानी कि कोर्ट को कभी कभी कस्टम के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, और कोर्ट कहता है कस्टम प्रिवेल करेगा, क्योंकि जो चीज 100 साल से हो रही है उसको मैं कौन होता हूं चेंज करने वाला। ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है कि अगर कोई क्वालिटी से रिलेटेड चीज किससे रिलेट कर रही है, कस्टम और यूजेस से, तो वो फिर वारंटी में आएगी। यानी कि वैसी क्वालिटी ऐसे 10 20 50 साल से अगर ऐसा ही होता आया है, तो आज भी ऐसा ही होगा इस क्वालिटी को लेके। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप कोर्ट गए हो तो वारंटी मिलेगी, और उन 3 पॉइंट पे गए हो तो कंडीशन मिलेगी। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका, तो आपको यूजर एंड कस्टम क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको आप देखिएगा, इसमें केस स्टडी मतलब इसी के आसपास कहीं ना कहीं केस स्टडी बनती है। देखिए ये ए है, ये डीलर है कोटा में, और बी है, बी एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर है कर्नाटक में। ठीक है, अब इनकी किस चीज की डील है? ये कोटा का डीलर इससे साथ डील करता है इन द फील्ड ऑफ काजू, कैशू जो है वो मंगवाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों की क्या डीलिंग है? ये कर्नाटक में फोन करता है और वहां से ऑर्डर लगाता है कि जी इतने किलो या इतने बोरी काजू मुझे कोटा भिजवा दो, ताकि मैं कोटा में बेचूंगा। ये कोटा में काजू का डीलर है, हो सकता है। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में देखिएगा, इनकी डीलिंग चलते चलते करीबन ये दोनों की डीलिंग चलते हुए 20 to 25 ईयर हो चुके हैं। पिछले 25 साल से इनका यही प्रोसेस है। वो वहां से ऑर्डर लगाता है, पेमेंट भिजवाता है, और वहां से ट्रक में लोड होकर काजू कोटा। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात? नॉर्मल है। अब पॉइंट देखना है हुआ क्या। जब इनके बीच में डीलिंग शुरू हुई थी 25 ईयर पहले, तो उस टाइम पर ए ने इस बी को बोला था, देखो आपको भी पता है, इतना आप भी जानते हैं कि काजू अलग अलग क्वालिटी में आता है। ठीक है, और उसकी क्वालिटी के हिसाब से भी ना देखें तो उसको रेट वाइज कैसे डिफाइन किया जाता है? सिंगल 1 पीस काजू, 2 पीस काजू, 4 पीस काजू। ठीक है, तो क्या हो गया ना, काजू भले वही है, लेकिन 4 पीस वाला काजू 1 पीस के रेट में नहीं बिक सकता मार्केट में, क्योंकि वो टूट चुका है। ठीक है, तो उसके रेट अलग मिलेंगे, 2 पीस के अलग मिलेंगे और 1 पीस के अलग मिलेंगे, और क्वालिटी में कोई बड़ा वाला दाना है कोई छोटा दाना है, उसके अलग अलग रेट मिलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट समझना, मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि ए, हम मान लेते हैं कि काजू की 3 क्वालिटी आती है मार्केट में। ठीक है, एक हाई क्वालिटी का काजू आता है, एक मीडियम क्वालिटी का आता है, और एक लो क्वालिटी का आता है, जिनके तीनों के रेट अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ये जो एड कोटा वाला डीलर है ना, इसने जब शुरुआत की थी 25 साल पहले, तो इसने उससे कहा था जी मुझे तो हमेशा मीडियम क्वालिटी वाले काजू ही भेजना, ना बहुत हाई चाहिए मुझे ना बहुत लो चाहिए। तो 25 साल पहले जब अपनी पहली डीलिंग हुई थी, तब मैंने तुम्हें बता दिया था कि मीडियम क्लास काजू ही मेरा बिजनेस है, मैं उसी में डील करता हूं। ठीक है, तो अब बताइए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे ए ने बी को बता दी बात, जब इनका 25 साल पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ होगा। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन जब हुआ, तब ए ने ये नहीं बोला कि मीडियम क्लास काजू भिजवाओ, उसने सिर्फ ऑर्डर लगाया। यही तो होगा। आप बताओ, आपके और मेरे बीच में कोई डीलिंग चल रही है, तो मैंने आपको एक बार बोल दिया भाई मीडियम क्लास काजू भेजना, फिर मैं अगली बार बोलता हूं जी 1000 किलो काजू भिजवा दो, तो यही तो बोलूंगा, बार बार थोड़ी बोलूंगा कि मीडियम क्लास भिजवा दो, क्योंकि मेरा और आपका डीलिंग चालू हो गया। और ये बी भी ऐसा ही कर रहा है। बी भी पिछले 25 साल से बिना बोले इसको मीडियम क्लास काजू भिजवा रहा है। आगे बात समझ में? यानी कि इनके बीच का रिलेशन इतना हो गया है कि अब ना कुछ बोलना पड़ता है, सिर्फ एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाता है जी कि 500 किलो 1000 किलो काजू भिजवा दो, बस। उसके बाद उसको कुछ नहीं सोचना होता, वहां से पैक करता है, ये ऑनलाइन पेमेंट डालता है और इनका काम चलता है। ऐसा ये पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं। तो बताइए, इनका यूजेस ऑफ ट्रेड बन गया है। आ रहा है कुछ वर्ड समझ में? ऐसा वर्ड आ रहा है कि काजू की हमेशा से मीडियम क्लास का जो क्वालिटी है वही मंगवाई जाती है। अब अचानक क्या होता है, बी का बेटा इस बिजनेस में आ जाता है, एक्स, वो भी उसके साथ डील करना शुरू कर रहा है। तो अब की बार जो ए ने ऑर्डर लगाया वो देखा एक्स ने। ठीक है, तो एक्स ने उठा करके काजू भिजवा दिए। काजू भिजवाए तो इस बार जो काजू हैं वो आ गए भैया लो क्वालिटी। मतलब इस बार 25 साल बाद ऐसा हुआ कि लो क्लास काजू आ गए।
तो ए ने फटाफट फोन किया, अरे सर ये क्या है, आपने लो क्लास काजू भिजवा दिए। तो वहां फोन उठाता है एक्स और बोलता है सर आपने थोड़ी बोला था कि कौन से काजू भिजवाने हैं, तो हमारे पास जो अवेलेबल था उस टाइम पे हमने भिजवा दिया। ठीक है, या तो आप बोला करो हर बार। तो ये बोल रहा है भाई मैं हर बार क्यों बोलूं, मेरा तो 25 ईयर से तुम्हारे फादर के साथ यही रिलेशन चल रहा है, तो मैं नहीं बोलूंगा, गलती तुम्हारी है, तुम इसका डैमेज भुगतो। ठीक है, यानी कि क्या किया तुमने, जो यूजेज एंड कस्टम से क्वालिटी चल रही थी उससे अलग क्वालिटी इस बार भिजवा दी। तो बी तो कोर्ट में क्या बोल रहा है कि सर ए को बोलना चाहिए था कि कौन सा काजू चाहिए, और ए बोल रहा है कि सर मुझे क्यों बोलना चाहिए था, मैं तो 25 ईयर से नहीं बोल रहा, तो मुझे कौन सा काजू भिजवाना है, क्योंकि हमारे बीच में यूजेज एंड कस्टम बना हुआ है। बात सही कर रहा है, कौन जीतेगा, ए। और क्या ए को इसमें डैमेज क्लेम का राइट मिलेगा क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, यूजेस एंड ट्रेड से। अब लो क्वालिटी के काजू की वजह से उसको कम रेट मिले मार्केट में, कम रेट मिले तो जितना कम प्रॉफिट कमा पाया वो कौन कवर करे, बी कवर करे। ठीक है, चलो इसमें दोनों तरफ प्रॉब्लम है, दोनों तरफ देखना आप, आपको सिर्फ लो क्लास में नहीं। मैं कहता हूं जी इस बार फिर उसने ऑर्डर लगाया हाई क्लास काजू आ गए, एक्स ने कहा जी जो हमारे पास अवेलेबल थे। अब आप कहोगे सर हाई क्लास में तो उसको फायदा ही है, नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके यहाँ पे कस्टमर ही मीडियम क्लास काजू के आते हैं, तो हाई क्लास काजू बिक नहीं रहा उसके यहाँ। भाई जिसका जैसी डीलिंग होती है उसके यहाँ वही चीज बिकती है। ठीक है, आप ठेले वाले से कहोगे कि भैया आप बहुत क्वालिटी की चीज रखो, तो कहेगा भाई साहब लेनी नहीं आएगा कोई मेरे यहाँ पे। शोरूम वाले से कहोगे घटिया क्वालिटी की चीज रख लो, तो भाई साहब मेरे यहाँ कोई लेनी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के कस्टमर अलग है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में वो कह रहा है कि जब मेरा कस्टमर ये लेता ही नहीं तो मेरे लिए तो और प्रॉब्लम हो गई, क्या हाई क्लास को मीडियम क्लास के रेट में बेचना पड़ रहा है। ठीक है ना, और लो क्लास में तो पैसे कम मिल रहे हैं, तो दोनों तरफ ही तो नुकसान है मेरा। तो अगर आपने क्वालिटी में कुछ भी चेंज किया तो मैं तो आप पे डैमेज क्लेम करूंगा, क्योंकि पिछले 25 साल से हमारा यूजर्स एंड ट्रेड चल रहा है कि आपको ऐसा ही करना पड़े। ठीक है, अब पढ़िए इसका थ्योरी एक बार। तब तो मैंने बोला ना, तब तो मैंने बताया भाई एक यूजर्स एंड कस्टम कैसे सेट होता है। एक बार चलन चल गया, आपने, मैं तो एक बार नहीं आपने 2 बार बताया होगा, आपने 5 बार बताया होगा, लेकिन 25 साल तक रोज थोड़ी बताऊंगा भैया। अब तो हमारा बन गया ना एक कस्टम, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये ऐसा ही होना है, ऐसे ही ऑर्डर आना है, ऐसी चीजें जानी है। तो फिर यूजर्स एंड कस्टम तो कोर्ट को दिख रहा है पिछले 25 साल का, तो कोर्ट कहेगा हाँ यूजर्स एंड कस्टम से एक बार अगर क्वालिटी सेट हो गई थी तो क्वालिटी तो वही रहेगी। ठीक है, देखिए इसमें मेन वर्ड जो आ रहा है हमारा, अ वारंटी एज टू फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज मे बी अनेक्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो फिर वर्ड पे ध्यान देना, हाँ क्या उसके लिए लो क्लास काजू और हाई क्लास काजू फिट फॉर द पर्पज नहीं है। ठीक है, पर क्यों, रीजन वो नहीं पर्टिकुलर पर्पज, और वो क्या रीजन है, बाय कस्टम और यूजर्स ऑफ ट्रेड। बस वर्ड चेंज हुआ और आपका पूरा केस स्टडी चेंज हो जाएगा, आपको उठा करके वारंटी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एक और वर्ड बन गया कि क्वालिटी और यूजर्स एंड ट्रेड की वजह से क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम है तो आप डैमेज क्लेम करने का राइट रखते हो। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारे पास थर्ड टाइप की वारंटी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। फोर्थ जो वारंटी आपके पास आ रही है, नहीं चलिए, फोर्थ में कह रहा है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। यहां भी बड़ा अच्छे से समझिएगा इसको, कि इंडिया में अगर आप किसी को कोई गुड्स बेच रहे हो और आपके गुड्स में कोई डेंजरस नेचर की चीज है, मतलब कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं या जो इंजरीज कर सकते हैं ऐसी कोई चीज है, तो सेलर भाई साहब आपको बायर को बताना पड़ेगा कि इसका डेंजरस नेचर के बारे में, वरना वो नॉर्मल प्रोडक्ट मान के भी इसको खोल सकता है। ठीक है, और कल को अगर उसकी वजह से उसको कोई इंजरीज हो गई तो उसका डैमेज सेलर भाई साहब आपके ऊपर। ठीक है, तो डेंजरस नेचर की चीजों को सेलर को बता देना चाहिए बायर को, लेकिन इसका पहले एग्जांपल लेंगे, फिर इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं उनको समझने के बाद ही हमारी चीजें वापस क्लियर होंगी। देखिए मान लीजिए ये ए जो है ये
बी के पास गया, वापस से हमने एग्जांपल लिया था, पेंट की दुकान है इसकी बी की, ठीक है, और ये पेंट लेने गया है, ठीक है, एक को अपने घर के करने के लिए, ये बायर है, इसको पेंट करने के लिए चाहिए, ये बी की दुकान पे पेंट लेने गया है। अब इसने नॉर्मली जाकर के वही बात बोल दी, उन्होंने कहा जी मुझे जैसा आप बताइए पेंट देना है वो तो दे दीजिए, जैसा मैं उसने बताया कि भाई ऐसा मुझे पेंट चाहिए। अब बी ने इसको एक पेंट दिया जो कि पर्टिकुलर पर्पस पे भी फिट था, सब कुछ ठीक था उसमें, मतलब क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जैसा इसने मांगा उसने वैसा ही दिया। लेकिन इस पेंट के साथ एक प्रॉब्लम है, इस पेंट का एक डेंजरस नेचर है जो कि इस सेलर को पता है कि यार इस पेंट में एक डेंजरस चीज है जो उसे बायर को बतानी चाहिए। क्या डेंजरस चीज है? कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पेंट या कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको ओपन करते टाइम उनमें से गैसेस निकलती हैं क्योंकि वो पैक्ड रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको सेलर को पता है कि इस बॉक्स को या इस कंटेनर को फेस के सामने ओपन नहीं करना है, क्योंकि फेस के सामने ओपन करती अगर गैसेस निकली तो आपके स्किन रैशेज हो सकते हैं, आपके स्किन में इंजरीज हो सकती हैं। ये बात सेलर को पता है क्योंकि ऐसे केसेस के सामने आए जब किसी ने उसको खोल लिया और उसके स्किन रैशेज हो गए, ठीक है। तो क्या ये बात सेलर को बायर को बतानी चाहिए कि सर देखो इस पेंट का एक फॉर्मेट है कि आप इसको फेस के सामने ओपन ना करें, एक बार ओपन करके दूर रख के छोड़ दें, आधे घंटे तक इसको ओपन रखना, आधे घंटे बाद सारी गैसेस निकल जाएंगी, उसके बाद आप इसको यूज कर लेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप इसको फेस के सामने ओपन मत करना, ये बताना चाहिए, ठीक है। अब भैया आपने नहीं बताया तो हमारे इंडियंस की तो एक कीड़े वाली आदत होती है ना, उन्हें कहा नहीं भी खोलना, देखा कहीं चाहिए वो पहले करेगा वो, ठीक है। मतलब नॉर्मली भी अगर आप चीजें खोलना चाहें तो वो पहले उन्हें कहा सबसे पहले मेरी दृष्टि पड़नी चाहिए इस पे तो क्या यहाँ पे ये जो चीज कह रहा है वो कह रहा है कि अब इंडियन की तो आदत है, वो तो फेस के सामने ओपन करेगा, और अगर उसको ऊपर प्रॉब्लम हो गई तो सेलर भाई साहब आपने उसको बताया नहीं था, नहीं बताया था तो वो आप पे डैमेज का क्लेम करेगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या? क्या यहाँ पे सेलर पे डैमेज का क्लेम हो जाएगा? वारंटी टूटी है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर। लेकिन ये होने के लिए केस स्टडी में ध्यान से देख लेना, ये ए शुड बी कौन सा बायर होना चाहिए? फर्स्ट टाइम बायर। अगर आप वो चीज पहली बार खरीदने जा रहे हो तो सेलर की जिम्मेदारी है कि वो आपको बताए। लेकिन आप एक बार ये पेंट ले जा चुके हो, ये पेंट खत्म हो गया, अब आप फिर लेने आए हो, दूसरी बार क्यों बताऊं भाई? बताया था ना आपको कल परसों, तो फिर मैं मेरा ये काम थोड़ी रहेगा सेलर का, देखो भाई साहब रुको, आपसे 2 दिन पहले बात हुई थी, देखो कल को मेरे पे डैमेज हो जाएगा, दोबारा सुन के जाओ, ठीक है। तो जो रेगुलर बायर है उसके ऊपर ये वारंटी अप्लाई नहीं होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए आपके घर पे 2 तरीके से होते हैं, देखो पेंट लाने के हम अपने आपको रख के देखें। एक पेंटर आया आपके घर पे, उसने कहा जी मैं ऐसा वाला पेंट कर दूंगा आपके, उसने एक लिस्ट बनाई और उसने आपको कहा कि जी ये पकड़ो लिस्ट और ये पेंट लाके दे दो मुझे। तो आपके घर वालों ने आपको कहा जब बेटा ये पेंट लिया, तो आप तो पहली बार पेंट लेने जा रहे हो, तो क्या आपको बताना चाहिए? लेकिन कभी कभी हम क्या है, पेंटर से कहते हैं भैया तू ही लिया, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ले आना और कर देना और मुझे बता देना कितने पैसे हुए। तो पेंटर इज द रेगुलर कस्टमर ऑफ दैट पेंट, तो उस पेंटर को क्यों बताया वो सेलर? उसको नहीं बताएगा क्योंकि वो उसके यहां से चीजें खरीदता रहता है, ठीक है। तो वर्ड क्या बना यहाँ पे? दिस वारंटी इज ओनली ओनली अवेलेबल जब आप पहली बार कोई चीज खरीदने जा रहे हो। इफ यू विल बिकम द रेगुलर बायर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, दिस वारंटी इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि आपको वो चीज पहले से पता है, ठीक है। बट नेक्स्ट पॉइंट वापस से, सेलर का अगर कोई भी डेंजरस नेचर का गुड्स है तो वो उसे बता देना चाहिए, ठीक है। पढ़िए जी भाई। वेयर द गुड्स आर ऑफ डेंजरस नेचर एंड द बायर इज इग्नोरेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम बायर है ना उसको क्या वर्ड यूज किया है? बायर इज इग्नोरेंट। बायर को पता ही नहीं है कि इसके अंदर कुछ डेंजरस नेचर है। द सेलर मस्ट वॉर्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर, तो उसे बता देना चाहिए, नहीं तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाएगी और सेलर इज द लाइबल फॉर डैमेज। ये हैं भैया हमारी टोटल 4 वारंटीज। दोबारा बोल देता हूं, इंडिया में
पहली वारंटी कब मिलेगी, कब मिलेगी पहली वारंटी, बोलो। क्वाइट पोजीशन, मुझे मेरी चीज एंजॉय करने का राइट है, अगर कोई भी इंटरफेयर करेगा तो मैं डैमेज क्लेम करूंगा। दूसरा, मैं जब प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो मैं मान के खरीदता हूं कि इस पे कोई लोन या कोई चार्ज नहीं होगा, अगर मेरे को उस प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए कोई चार्ज वगैरह भरना पड़ा तो मैं आपसे वसूल करूंगा, ठीक है। तीसरा, अगर यूजर्स एंड ट्रेड से कोई एक बार क्वालिटी सेट हो गई है तो मैं चाहता हूं कि हमेशा वही क्वालिटी आए, लेकिन अगर उसमें ऊपर नीचे होगा तो जितना डैमेज मुझे होगा मैं आपसे क्लेम करूंगा। और अगर सेलर भाई साहब आपने फर्स्ट टाइम बायर को डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स नहीं बताया तो फिर उससे जो इंजरी होगी उसका डैमेज भी आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये एक अलग पॉइंट हो गया, वो अलग केस में जाएगा, वो तो लिखी हुई चीज है। सेलर की जिम्मेदारी जितनी थी वो हाँ, सेलर ये भी कह सकता था, सेलर के एग्जाम सर इसके पीछे प्रिकॉशन लिखे हुए हैं, पढ़ लेना, ये भी बहुत था। बट आपने उसको इंटीमेट तो करना पड़ेगा एज अ डेंजरस नेचर, ठीक है। आप मान लो हो सकता है कि प्रिकॉशन बहुत लंबे हो, उन्होंने कहा सर मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा, बट मैं बोल रहा हूं पहले पढ़ के फिर ही यूज करना, ये आप कह सकते हो। बट अगर डेंजरस नेचर है तो आपको बताना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब इसी का नोट आ रहा है, नोट में कुछ डिफरेंट बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको लेकर के। ये कह रहा है, बताइए, अभी हम पढ़ के भी आए हैं एक्सप्रेस टर्म। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, अभी आंसर आप ही देंगे, ये जितनी भी वारंटी और जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी, अगर मैं एग्रीमेंट के अंदर एक एक्सप्रेस टर्म लिख दूं, क्या टर्म लिख दूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे वारंटी ली अभी हमने, तो मैं एग्रीमेंट में आपसे लिखवा लूं, देखो जी सर, अगले आने वाले जब तक हमारी डीलिंग होगी उसमें कोई गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट हो जाए तो आप मेरे पे डैमेज क्लेम नहीं करोगे। यानी कि मैंने आपसे कौन सी वारंटी छीन ली, वारंटी ऑफ क्वालिटी एंड यूजेस ऑफ ट्रेड। तो लिखकर खत्म कर सकता हूं क्या, हाँ, मतलब मैंने और तुमने लिखकर साइन कर दिया कि मुझे ये वारंटी नहीं चाहिए, तो फिर कोर्ट कह रहा है जब तूने साइन किया तो मैं क्यों दिलवाऊं भाई। ये तो तब मिलेगी जब आपके और बीच में कोई ऐसी डीलिंग ना हुई, ठीक है। इट मींस रूल क्या बना, तो टोटल देखना, 7 इंप्लाइड कंडीशन, 4 इंप्लाइड वारंटी, टोटल 11 पॉइंट। इन 11 पॉइंट्स को खत्म किया जा सकता है एक्सप्रेस टर्म लगा के, ठीक है। ये 11 पॉइंट इज ओनली अवेलेबल इफ देयर इज नो एक्सप्रेस टर्म रिटन इन द एग्रीमेंट। बट इनमें से एक भी चीज के लिए लिखा गया है ना, ना जी ये नहीं मिलेगा, हम ये नहीं देंगे, जैसे कि सैंपल के लिए लिखवा लिया आपने, देखो जी कल को हमारी कोई गारंटी नहीं, सैंपल से चीज मिले ना मिले, हमारे ऊपर कंडीशन मत लगाना, नहीं लगेगी। तो पढ़िए अब इसको एक बार, एक्सप्रेस टर्म क्या कह रहा है। अरे तो वो कह रहे हैं, फिर वही बात, हम ये कह रहे हैं बायर भाई साहब आप क्यों साइन कर रहे हो, तुम दोनों राजी हो ना। कोर्ट कह रहा है मेरे को क्या मतलब, जब तू साइन कर रहा है बायर तो तू खुद छोड़ रहा है भैया अपनी कंडीशन, मेरे को क्या मतलब। हाँ, कोर्ट ने तो कह रखा है तूने अपना राइट वेव कर दिया तो दोबारा थोड़ी दिलाऊंगा, कोर्ट तो कह रहा है। तो कोर्ट कह रहा है भाई क्यों कर रहे हो तुम साइन, मत करो। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं मैं तो सारी इंप्लाइड कंडीशन लूंगा जी, मत करो, किसी और सेलर के पास जाओ जो आपको इंप्लाइड कंडीशन देता हो, ठीक है। पढ़िए इसको। पहले पहले सेकंड वाला पढ़िए, ये जो अभी हमने वर्ड लिए ना ये सेकंड वाले के हैं, एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म। आई लाइन, कोई भी इंप्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी एक्सक्लूड या मॉडिफाई की जा सकती है बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अब उल्टा फर्स्ट वाले को भी सुन लें, वो भी आंसर आपके पास है। चलो जी, मैंने इन 11 चीजों के बारे में तो अपने एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैंने अपने एग्रीमेंट में इन 11 के अलावा और कंडीशन और वारंटी लगवा ली, तो वो क्या कर सकता हूं, क्या एक्सप्रेस में अलग से इनके अलावा कंडीशन और वारंटी लगाई जा सकती है क्या। हाँ, हमने पढ़ा कि भाई एक्सप्रेस में तो तुम्हारी मर्जी पड़े जितनी लिखो। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अब बताना, अब ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। आपने एक्सप्रेस एग्रीमेंट में 5 नई कंडीशन और 2 वारंटीज लगाई, टोटल 7। इस बायर को टोटल कितनी कंडीशन और वारंटी मिलेंगी, 18, 7 लिखी हुई और 11 तो पहले से है ही चीज, क्योंकि उसको तो हमने एक्सक्लूड किया ही नहीं है, वो तो हम ले ही नहीं रहे, वो तो हम मान रहे हैं कि 11 अलग है, 7 और लिखवा ली। इट मींस 11 तो हमेशा जुड़ेगा, चाहे आप 7 क्या 70 लगा लो। आप टर्म एंड कंडीशन में लिख दो कि ये इतनी कंडीशन इतनी वारंटी, 70 लिख दी आपने, 70 के बाद 11 और जोड़ दो, 81 हो गई। ये 11 तो
मिलेगी। यानी कि एक्सप्रेस टर्म के लिख देने से इंप्लाइड वारंटी खत्म नहीं होती तब तक जब तक इंप्लाइड को खत्म करने की लाइन ना लिखी जाए। हाँ, 7 7 है ना वो तो इंप्लाइड। हाँ तो 11 ही तो हुई। 4 वारंटीज, 7 कंडीशन, तो टोटल 11 है जो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसके साथ एक्सप्रेस में और जितने लिखना चाहो लिख लो। अब पढ़िए ऊपर वाला ये पॉइंट पढ़िए एक बार। डज नॉट निगेट, निगेट मतलब खत्म नहीं करता वारंटी और कंडीशन को, अनलेस, अब पढ़िए ब्रैकेट वाली लाइन, express term are inconsistent with implied condition. This means that implied condition and may coexist, दोनों साथ साथ चलेंगी। आप ये ना बोल दें कि इसके आने से ये चली गई, दोनों चलेंगी। ठीक है, with express warranty and condition। thus for example, एग्जाम्पल देखिएगा, sleepers supplied to a railway company were required to be approved by an expert। एग्जाम्पल मैं पढ़ के समझा रहा हूं। क्या है, कोई कंपनी जो है ना, मतलब रेलवे को स्लीपर सप्लाई कर रही है, मतलब रेलवे के एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से हम, हमारी कंपनी, आपके यहाँ पे जितने भी स्लीपर्स आते हैं वो आप हमसे लें। तो क्या हो रहा है, स्लीपर सप्लाई टू अ रेलवे कंपनी वर रिक्वायर्ड टू बी अप्रूवल बाय द एक्सपर्ट। तो रेलवे ने का जो ऑफिसर था ना, उसने तो अप्रूव कर दिया जी आपके स्लीपर पसंद है, लेकिन उसने उसमें क्या लिख दिया कि सर देखो मैं तो अप्रूव कर रहा हूं, लेकिन फाइनल अप्रूवेशन किससे होगा, एक्सपर्ट से। जब तक वो नहीं कर देंगे तब तक मेरी लेने का कोई मतलब नहीं है, मैं उनके पास भिजवा रहा हूं आगे। तो इट वॉज हेल्ड दैट इट डज नॉट एक्सक्लूड द एम्प्लॉयड कंडीशन। अरे ये तो एक कंडीशन तुमने एक्स्ट्रा लगाई है, इससे तुम्हारी और कंडीशन कहां चली जा रही है। मेरा एग्जांपल के लिए मतलब, देखो जी हमारा एक्सपर्ट अप्रूव करेगा तो मैं आपसे चीज ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो ये कंडीशन अलग है ना, इसके अलावा 7 और 4 तो अलग मिलेंगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल को एक्सपर्ट ने अप्रूव कर दिया और आपकी मर्केंटेबिलिटी या क्वालिटी खराब निकली, सेलेबल वैल्यू नहीं निकली, तो आप कोर्ट जा रहे हो और वो कह रहा है स्लीपर वाला, अरे सर किस बात की सेलेबल, आपका तो एक्सपर्ट था, उसने अप्रूव किया, इसका मतलब हमारी क्वालिटी बढ़िया है। तो जब आपको क्वालिटी समझ में नहीं आई तो अब हमारे ऊपर केस क्यों कर रहे हो। तो कोर्ट क्या कहेगा, मर्केंटेबिलिटी अलग और एक्सपर्ट से अप्रूव करवाना अलग बात। हाँ, ये अगर रेलवे ये कह देता, उन्हें कहा जी एक्सपर्ट का अप्रूव करना इज इक्वल टू क्वालिटी और मर्केंटेबिलिटी का अप्रूव हो जाना, तो तुम अपनी कंडीशन छोड़ रहे हो, पर तुमने ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो ये भी चलेगी वो भी चलेगी। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्रेस टर्म भी आएगी और इंप्लाइड टर्म भी रहेगी। तो पहला वाला जो केस है वो तो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड को एग्जिस्ट करेगी। और सेकंड वाला टर्म क्या कह रहा है, इंप्लाइड को हटाना चाहो तो हटा सकते हो, बस एक टर्म डालो और इंप्लाइड खत्म। ठीक है, ये है आपके टोटल इंप्लाइड, कंडीशन एंड वारंटी 7 और 4। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है जिसमें आपका काम थोड़ा ज्यादा है पढ़ने का, मुझे सिर्फ वो समझा के छोड़ना है। नेक्स्ट में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविड इम्पिटर, जो कि हम बहुत अच्छे से, मैं सिर्फ 2-4 वर्ड लूंगा आपको समझना है। कैविड इम्पिटर, लेट द बायर बिवेयर। इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर कहीं पे लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट आ गए, ठीक है, और बायर गुड्स एग्जामिन कर रहा है, यहीं से आंसर देना, बायर गुड्स एग्जामिन कर रहा है और उसमें कौन सा डिफेक्ट है, पेटेंट, यानी कि जो आंखों से पकड़ में आता है, और उसने चेक नहीं करा, एक भी कंडीशन और एक भी वारंटी नहीं मिलनी तुम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैविड एम्पिटर का रूल लग गया। अरे भाई भाई साहब आपसे इतनी भी सावधानी नहीं रखी गई कि आप खरीदते टाइम चीजों को चेक करके लें, आप नहीं ले रहे हो, गलती आपकी। अब आप जाकर के उस पर सैंपल, उस पर डिस्क्रिप्शन के वो लगाओगे तो सब बेकार है। लेकिन अगर इसी गुड्स के अंदर लेटेंट डिफेक्ट होता तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कैविड एम्पिटर नहीं लगता। वो बायर कोर्ट में कहता, उन्होंने कहा जज साहब मैं इंजन के अंदर जाके चेक करता क्या, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या है, लेटेंट डिफेक्ट है। तो लेटेंट डिफेक्ट के लिए तो मुझे कंडीशन दिलवाओ। यानी कि बताइए, कार में स्क्रैच नहीं पकड़ पाया, कैविड इम्पिटर नहीं मिलेगा, यानी कि गई तुम्हारी लेट द बायर बिवेयर से बच नहीं पाओगे तुम, मतलब तुम्हारी इंप्लाइड कंडीशन गई, क्योंकि वहां पे कौन सा डिफेक्ट आ गया, पेटेंट। लेकिन कार के इंजन में प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाए, यहां पे तुम्हें इंप्लाइड कंडीशंस और वारंटी मिल जाएंगी। तो कैविड इम्पिटर कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है, अब आपको देख के इसमें बताना है। बस मैं एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। कैविड इम्पिटर एक लैटिन टर्म है जहां पे बायर बिवेयर होना चाहिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविड इम्पिटर मींस ऑर्डिनरी बायर मस्ट बाय द गुड्स आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ फॉर द क्वालिटी एंड फिटनेस। पहले तुम चेक कर लो, तुमको सही लगे तो ही खरीदना, ठीक है।
अगर वो बैड चॉइस करता है तो ही कैन नॉट क्लेम द सेलर। तुम्हारी बैड चॉइस के लिए सेलर क्यों डैमेज क्लेम करे, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन स्टेटेड ओपनिंग वर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and any other law of timing in force, there is no implied warranty and condition as to quality and fitness for a particular purpose of the goods supplied under the contract। अगर ऐसा हुआ है तो, अगर ये तीनों चीजें हुई हैं तो कोई क्वालिटी एंड फिटनेस तुमको नहीं मिलने वाला। पहला पढ़ते जाइएगा, आ जाएगा आपको। एग्जामिन किए, buyer should ensure at the time of purchase that the goods confirm his requirement। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है ना, मैंने एग्जामिन भी कर लिए हैं। एंड द गुड्स टर्न आउट, बाद में वो गुड्स क्या निकल गए, डिफेक्टिव। तो लास्ट लाइन, बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर रेस्पॉन्सिबल। जब तुम एग्जामिन कर रहे हो, जब तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें ले रहे हो, तो फिर कल को जाके सेलर को कैसे ब्लेम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन, कभी कभी डॉक्ट्राइन ऑफ कैविड इम्बिटर मिलेगा, और वो सारे एक्सेप्शन आपने पढ़ लिए हैं, मैं सिर्फ हिंट दूंगा और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताइए, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविड इम्बिटर डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन। और ये सिचुएशन सारी पढ़ी हुई आ रही है, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की लाइन लूंगा, अंदर की पॉइंट आप पढ़ के आइएगा। देखिए, पहला भैया, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज कब मिलेगा, मतलब ये कैविड इम्बिटर कब चला जाएगा, जब वो तीन चीजें तुमने बता दी हो। तो फिर काय का कैविड इम्बिटर, तुम तो साबित कर रहे हो मैंने पर्टिकुलर पर्पस को बताया सर, मैंने उसके स्किल जजमेंट पे रिलाई किया, यानी कि वहां लिखी हुई कंडीशन पूरी करी और कैविड इम्बिटर हटा और तुम्हें इंप्लाइड कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे पहला केस क्वालिटी एंड फिटनेस का जो हम पूरे अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, तीन चीजें वही सेम लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ लेना कि जब तीनों चीजें क्लियर कर दोगे तो कोर्ट कहेगा हाँ यहाँ पे कैविड इम्बिटर नहीं लगेगा और आपको इंप्लाइड कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते चलेगा भैया, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। बताइए भाई, वेयर द there is a sale of goods by description, there is an implied condition। अरे भाई, जो चीज बेची डिस्क्रिप्शन से गई है, बताना भाई, लॉजिक लगाना। बायर, आप बायर हो, आप कोर्ट में कह रहे हो सर मैं चीज चेक कैसे करता, मुझे तो डिस्क्रिप्शन से बेचा गया है, गुड्स तो मेरे पास बाद में आए हैं, मैं एग्जामिन कहां से करता। तो यहाँ पे कैसे लेट द बायर बिहेवियर लगा दोगे आप, ठीक है। मुझे तो सिर्फ एक ब्रोशर दिखाया गया था, उसमें बोला गया कि 1200 सीसी का इंजन है, 4 वॉल्व सिलेंडर है, तो मैंने मान लिया तो मैंने तो फेथ किया ना। तो अब मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि मेरी इंप्लाइड कंडीशन टूटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना कोई एग्जामिनेशन किया ना कोई फिट पर्पस देखा, ठीक है। तो इस वाले केस में भी आपको क्या मिल गई, मिल जाएगी और कैविड इम्बिटर नहीं लगेगा, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, अभी अभी पढ़ के आया जो ट्रेड यूजेस ऑफ ट्रेड। तो बताइए, क्या जो चीज इतने सालों से चली आ रही है उसमें मैं क्यों बोलूं या मैं अपना क्यों दिमाग लगाऊं। तो मैं तो लेट द बायर बिहेवियर किया ही नहीं ना, मेरे पास तो जो बोरी आई मैं तो सीधा बेचने भिजवा रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पता है कि जो आया होगा वो मिडिल क्लास का जो आया होगा। लेकिन अगर उसने हाई क्लास और लोअर क्लास बेचे तो यहां पे लेट द बायर बिहेवियर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो उस पर ट्रस्ट करता हूं, इसलिए मैंने चीज एग्जामिन की ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे भी आपको मिल गया कैविड इम्बिटर, सॉरी वो इंप्लाइड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आगे चलते जाइए, सारे वर्ड आपके पड़े हुए हैं, मतलब मैं इसको इजी वर्ड में बोलूँ ना तो जो जो हमारे इंप्लाइड कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है वैसा हो जाए तो फिर वो मिलेंगी, वहां पे कैविड इम्बिटर नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, वेयर द सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अरे भाई लॉजिक लगाइए, कोई फ्रॉड करने के इरादे से बैठा है तो इसका मतलब उसने बढ़िया विंडो ड्रेसिंग करी तो मैं पकड़ ही नहीं पाया। फ्रॉड का मतलब ही यही है कि उसने चीजों को ऐसा छुपाया कि मैं लेट द बायर बिहेवियर के बाद भी नहीं पकड़ पाया। तो फिर फ्रॉड में तो सर लेट द बायर बिहेवियर छोड़ो, कम से कम यहां तो डैमेज क्लेम करवाओ, तो कैविड इम्बिटर नहीं मिलेगा अगर ये साबित कर देते हो कि फ्रॉड, ठीक है। तो गिल्टी ऑफ फ्रॉड, तो बायर रिलाई ऑन द रिप्रेजेंटेशन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल विल नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगा। इन सच के बायर विल बी एंटाइटल्ड टू गुड्स अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंट, तो फिर उसको वैसे गुड्स मिलने चाहिए और वो आप पे केस कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी सेम फ्रॉड का नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव कंसीलमेंट, याद आ रहा है। अरे भाई मैं कैसे पकड़ता सर, ये बायर भाई साहब तो हाथ रख के खड़े हो गए थे, ठीक है, तो मैं देखता कैसे, मैं कैसे सर्च आउट करता कि इसी जगह से सारा खराब है, क्योंकि इन्होंने तो एक्टिवली ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मैं इनका फ्रॉड नहीं पकड़ पाया। फिर से फ्रॉड, तो फिर से मुझे कैविड इम्बिटर छोड़ो जी, मुझे तो कंडीशन मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में ये भी समझ में आता है,
अरे भाई मैंने बोरी खोल के देखी कहाँ, मैंने तो सिर्फ सैंपल देखा और मैंने तो रिलाई कर लिया कि जो कह रहे होंगे वो सही होगा। फिर घर पे जाने के बाद पता पड़ा मुझे तो कि ये गलत है। हाँ अगर मैंने अभी हम पढ़ के आए वहीं बोरी खोल ली होती, वहीं वीट देख लिए होते, तो फिर कैविड इम्पिटर लग जाता और फिर मुझे इम्प्लाइड कंडीशन नहीं मिल रही होती। लेकिन सैंपल से बेची हुई चीजों पे तो मिलनी है। क्यों सैंपल से क्यों मिलनी है? क्योंकि ना कोई एग्जामिनेशन हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रस्ट पे चीज खरीद के मैं लेके आया हूँ। ठीक है। और लास्ट वाला भी यही कहता है कि सर ये गुड्स तो मुझे सैंपल और डिस्क्रिप्शन दिखा के बेचा गया। सर मुझे एक डेमो कार चलवाई गई, वो डेमो कार बड़ी अच्छी थी, तो मैं तो क्या मानूंगा कि जो एक्चुअल कार मुझे मिल रही है वो भी इसी के जैसी होगी। तो मैंने रिलाई कर लिया, तो यहाँ कैविड इम्पिटर कैसे लगेगा? क्योंकि मैंने ट्रू कार या जो एक्चुअल कार थी उसको तो मैंने कभी एग्जामिन किया ही नहीं। तो इन सब केसेस में, सारे केसेस वही पुराने हैं, इनमें कैविड इम्पिटर नहीं लगता। बाकी जहां पे कैविड इम्पिटर लगेगा उसका रीजन आपको पता है, और आप केस स्टडी में कैसे पकड़ेंगे? लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट से। अगर कहीं भी केस स्टडी में लेटेंट पेटेंट की बात आ रही है तो मतलब घूम जाना कि ये आपको कैविड इम्पिटर की तरफ ले जा रहा है। ठीक है। और अगर नॉर्मल बातें कर रहा है अपने इम्प्लाइड कंडीशन की, तो फिर आपको वहीं से जवाब देना, उसको कैविड इम्पिटर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर हमारा हो गया कंडीशन वारंटी। तो फाइनली हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? कंडीशन का मीनिंग, वारंटी का मीनिंग, 7 इंप्लाइड कंडीशन, 4 इंप्लाइड वारंटीज, और कभी कभी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविड इम्पिटर अप्लाई नहीं होता और कभी कभी होता है। ठीक है। चलिए। हाँ एक। हम्म।